हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीकों से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की भारतीय दृष्टिकोण की अवधारणा। तो इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा, यानी हमारी भारतीय अर्थशास्त्र है, हमारे भारत की इकोनॉमी है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, ये कहती क्या है। जो भारतीय अर्थशास्त्र है वो कोई नई या अचानक बनी हुई नहीं है, यानी जो हमारी इकोनॉमी है वो अचानक नहीं बन के आ गई कि अचानक उत्पन्न हो गई, समाज के द्वारा बनाया गया है। यानी इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी है, जिसे वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक ये इकोनॉमी फैली हुई है। मतलब कि भारत में अर्थशास्त्र किसी एक आदमी की सोच नहीं है, बल्कि हजारों सालों में सभ्यता के साथ विकसित हुई है। जो हमारी इकोनॉमी है वो हजारों सालों के सभ्यता के साथ हमारी इकोनॉमी विकसित हुई है। यानी हमारी इकोनॉमी सिर्फ यह नहीं सिखाती कि पैसे कमाया जाए, बल्कि यह सिखाती है पैसे किस तरह कमाया जाए और किस उद्देश्य से कमाया जाए। और इसके अंतर्गत 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है धन जरूरी है, धन कमाना है, लेकिन धर्म कहता है धर्म के अधीन होना चाहिए। जो धन कमाया गया है वो धर्म के अधीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम धन कमा रहे हैं वो धर्म के अधीन ना हो। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन कमाने का तरीका गलत है। जैसे कोई व्यक्ति धन कमा रहा है लेकिन बेईमानी वाला धन ना हो, वो धर्म से जुड़ा हुआ हो, यानी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। वो धन जो है दूसरों को नुकसान करके ना कमाया गया हो, यानी जो धन है वो धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसी वजह से भारतीय अर्थशास्त्र को साम्यवादी और कल्याणकारी कहा गया है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, जो उनका लिखा अर्थशास्त्र भारतीय सोच का प्रसिद्ध व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। सिर्फ किताब नहीं बताती कि पैसे कैसे आएगा, खर्च कैसे होगा, बल्कि पूरी तरह समझाती है कि राज्य कैसे चलाया जाए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कई विषयों को एक साथ देखता है: आर्थिक नीति, राजनीतिक, प्रशासन, सेना और समाज की व्यवस्था। यानी यह एक किताब में राज्य की पूरी मशीनरी समझा देता है। आज की भाषा में कहे तो पूरा सिस्टम बताने वाली किताब है। यानी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें पूरा सिस्टम बता देने वाली अर्थशास्त्र है, यानी पूरी सिस्टम रखने वाली किताब है। कौटिल्य साहब कहते हैं कि राज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है। उनका मानना है कि अगर राज्य के पास धन नहीं होगा तो न सेना टिकेगी, न प्रशासन चलेगा, न कानून का पालन होगा। राज्य के पास धन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा समृद्ध राज्य ही स्थिर राज्य होता है। मतलब जिस राज्य की आर्थिक हालत मजबूत होगी वही लंबे समय तक सुरक्षित और व्यवस्थित रह पाएगा। कौटिल्य ने विस्तार से बताया कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वाणिज्य और व्यापार कैसे फले फूले, और श्रम नीति यानी काम करने वालों की व्यवस्था कैसी हो, और कहाँ तक राज्य नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने समझाया कि राज्य को सिर्फ टैक्स वसूलने वाला ना बने, बल्कि उत्पादन बढ़ाने वाला, जनता की भलाई जिम्मेवारी भी ले, तभी एक राजा और एक राज्य की स्थिरता बनी रहेगी। अतः कौटिल्य का इकोनॉमिक समय यह सिखाती है कि राज्य की ताकत सिर्फ सेना से नहीं बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था से बनती है। इसलिए आज भी भारतीय चिंतन में कौटिल्य का नाम सम्मान और गंभीरता से लिया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, गांधी जी का दृष्टिकोण। गांधी जी का क्या विचार है? तो महात्मा गांधी का आर्थिक विचार पश्चिम नकल पर नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा और नैतिक मूल्यों पर टिका। यानी जो उनका विचार है वो बल्कि पश्चिमी लोग थे उनके ऊपर नहीं टिका है, उनका नकल नहीं करता, बल्कि वह भारतीय परंपरा के नैतिक मूल्यों पर टिका है, यानी भारतीय परंपरा के नैतिक मूल्य का नकल करता है। उनके लिए अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ ज्यादा उत्पादन, ज्यादा मुनाफा नहीं, बल्कि मनुष्य के समाज की भलाई करना है। यानी मनुष्य के हम समाज की भलाई करें, वही हमारी इकोनॉमी अच्छे से टिकी रहेगी। ट्रांसशिप की अवधारणा। गांधी जी ने कहा जो लोग धनवान है वो अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि समाज की न्यासी है, यानी ट्रांसी है। मतलब यह है कि धन के लिए एक नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए है। मतलब यह है कि धन किसी एक के लिए नहीं बल्कि समाज की सेवा के लिए होता है। धनवान व्यक्ति को चाहिए कि अपने धन का उपयोग वह गरीबों, कमजोरों और समाज के हित में काम करे। गांधी जी चाहते थे कि भारत दूसरों पर निर्भर न रहे, और यही उनकी आत्मनिर्भरता की सोच थी। उनकी सोच आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज्य था। ग्राम स्वराज्य का अर्थ होता है गांव खुद अपना काम करे और अपने रोजगार, अपने जरूरतें खुद पूरा करे। गांधी जी ने बड़े बड़े कारखानों के बजाय कुटीर उद्योगों के पक्षकार में थे, क्योंकि इससे गांव में रोजगार मिलता है, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता और स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग होता है। चरखा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
छोटा साधन बड़ी सोच। अतः गांधी जी की आर्थिक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को मशीन न बनाए बल्कि धन को भगवान बना दे। उनका विचार था सादा जीवन, उच्च विचार और समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना। इसके बाद हम अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट क्या है हमारा? 5वां, धर्म और नैतिक का प्रभाव। भारतीय अर्थशास्त्र में धन को सबसे ऊपर रखा गया। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण, न्याय और इंसानियत से है। कि हम मंदिर चले गए, भगवान को 2 लोटा नहवा दिए तो वो धर्म माना गया, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सही रास्ते पर चलना, सबका न्याय करना, हर काम में इंसानियत और करुणा रखना, यही है धर्म। यानी भारतीय अर्थशास्त्रियों की सोच में पैसा कमाना तभी सही माना गया जो पैसा धर्म से संबंधित हो, ईमानदारी छुपी हो और समाज की भलाई छुपी हो। अगर धर्म के बिना कमाया गया पैसा हो तो उसे भलाई नहीं, बोझ समझा गया। यानी भारतीय अर्थशास्त्रियों ने कहा पहले इंसान बनो, व्यापारी नहीं। यानी संसाधन का उपयोग करो लेकिन एक सीमित जगह पर रह के। यही हुआ धर्म और नैतिकता का प्रभाव। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। समकालीन भारतीय अर्थशास्त्र में परंपरा का प्रभाव। अब जो हमारी भारतीय अर्थशास्त्र है उसमें परंपरा का क्या प्रभाव पड़ा? जो आज हमारा भारत है वो पूरी दुनिया की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। हम वैश्विक बाजार से जुड़े हुए हैं, विदेशी निवेश है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन सवाल यह उठता है क्या हमने अपनी परंपरा छोड़ दी? उत्तर है नहीं। आज की आर्थिक नीति को हम देखें तो उनमें भारतीय सोच की छाप साफ दिखती है। भले ही शब्द नए हो लेकिन भाव पुराने हैं। जैसे गंगा का पानी रूप बदलता है पर स्रोत वही रहता है, उसी तरह हमारे जो आर्थिक नीति है उनमें भारतीय सोच की जो छाप है उसमें साफ दिखती है। इसलिए आज कहा जाता है स्थायी विकास। मतलब कि आज विकास करो लेकिन ऐसा नहीं कि कल की पीढ़ी को नुकसान हो। और यह वही भारतीय सोच है, प्रकृति का दोहन नहीं, संरक्षण। जितना लो उतना लौटाओ। भारतीय परंपरा में कमजोर का साथ देना हमेशा धर्म माना गया और आज की नीतियों में सामाजिक न्याय का विचार उसी भावना को आधुनिक रूप है ताकि विकास का लाभ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित न रहे। समावेशी वृद्धि यानी समावेशी वृद्धि करता है विकास ऐसा हो जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, महिला और पिछड़ा वर्ग सब शामिल हो। यानी कोई पीछे न छूटे और यह पुरानी सीख सबका साथ और सबका विकास हो। तो यही थी भारतीय प्राचीन अर्थशास्त्रियों की सोच। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय दृष्टिकोण से समष्टि अर्थशास्त्र केवल धन उत्पादन और व्यापार का अध्ययन नहीं है बल्कि यह समाज के व्यक्ति, समाज की प्राकृतिक और मध्य संतुलन स्थापित करने वाला एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण है। भारतीय चिंतन में यह नैतिकता, धर्म, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण को विशेष महत्व दिया गया है। अतः कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय समष्टि अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।